हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने YouTube चैनल से और फिजिक्स बाय सुरेश कुमार में। पिछले वीडियो में हमने पोटेंशियोमीटर पढ़ा था, पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, इन सब के बारे में पढ़ लिया था और हमने इलेक्ट्रिसिटी का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे पास एक और टॉपिक है और ये लास्ट, ये लगा लीजिए, चैप्टर है इस यूनिट का और ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट अब हम करेंगे और आगे चलने से पहले मैं आपसे बता दूं कि यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी स्टडी की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे और फिजिक्स में बहुत जरूरी है। तो चलिए हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट करते हैं। तो ये मान लीजिए हमारे पास कोई रजिस्टर है और कंडक्टर का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो ये एक रेजिस्टर है जिसको हमने एक सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट किया हुआ है एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर एंड I इज द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। तो देखिए, जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो करंट क्यों फ्लो होता है, पिछली वीडियोस में आप देखेंगे स्टार्टिंग से तो आपको पता चलेगा कि करंट क्यों फ्लो होता है। कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली मूविंग इनसाइड द कंडक्टर एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो एंड देयर इज नो करंट इनसाइड द कंडक्टर। बट व्हेन वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि जैसे ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं यूजिंग ए सेल और बैटरी, ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में फ्लो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, वर्क, और उन चार्ज कैरियर पे जो वर्क होता है उस वर्क से उनको मिलती है काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स क्या गेन कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन फिर भी वो कंडक्टर के अंदर जो एटम्स और आयंस हैं और दूसरे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ वो कोलाइड करता है, क्योंकि डेंस होता है कंडक्टर। तो ड्यूरिंग द पैसेज इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद ईच अदर एंड कोलाइड विद द एटम्स एंड आयंस, और जब वो कोलाइड करता है तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, हीट एनर्जी में। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इन चार्ज कैरियर्स को, इन चार्जेस को जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में गेन करते हैं और फिर कोलिजन के बाद उसे वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सोर्स जो वर्क करता है चार्जेस के ऊपर, वही वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में, एंड दिस इज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट एनर्जी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। But during their motion in the conductor, they collide. During the motion, they collide with atoms, ions, and with each other. वो atom, ions और खुद आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं and their kinetic energy get converted into heat energy, और उनकी kinetic energy किस में convert हो जाती है, heat energy में। This is the heating effect of current. तो यहाँ पर मान लीजिए V is the potential difference applied, I मान लीजिए क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फॉर टाइम t, मान लो t टाइम के लिए इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। तो हाउ मच चार्ज विल पास थ्रू द कंडक्टर इन टाइम t, द अमाउंट ऑफ चार्ज passed in time t is equal to, so I is the electric current which flows for the time t। मान लो t टाइम के लिए I करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर में, तो अमाउंट ऑफ चार्ज, जब इसमें से I करंट t टाइम के लिए फ्लो हो रहा है तो कितना चार्ज इस कंडक्टर में से फ्लो हुआ, दैट विल बी IT, बिकॉज मान लो Q चार्ज पास हुआ इस कंडक्टर में से, Q चार्ज, ये कंडक्टर जैसे मान लो Q चार्ज t टाइम में पास हो रहा है तो करंट कितना होगा, चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज कितना हो जाएगा, करंट इनटू
टाइम। तो ये चार्ज टोटल जो इसमें से पास हुआ है कंडक्टर में से, यहाँ मैंने कंडक्टर बना रखे हैं, इसका रेजिस्टेंस करके दिखा रखे हैं, एक ही चीज है। तो टी टाइम में टोटल इतना चार्ज पास हुआ, तो वर्क कितना करना पड़ा। सो व्हाट विल बी द वर्क डन बाय सोर्स। तो वर्क डन क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। सो वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। चार्ज कितना है, I इंटू टी। तो ये वर्क करना पड़ा, और यही वर्क काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में गेन करते हैं, और वही किस में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी में। तो यही क्या है, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस्ड हुई, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, बिकॉज यही वर्क किस में कन्वर्ट होता है, हीट में। तो यही हीट आ गई वी आई इंटू टी। ये फॉर्मूला आ गया हीट प्रोड्यूस्ड का, वी आई इंटू टी। हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और भी फॉर्म में। समझ में आ गया आपको कि वी आई टी ये हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला आ गया। हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला आ गया वी आई टी। अब देखो हमें यह भी पता है कि V इज इक्वल टू आई आर, किससे, ओम्स लॉ से, नहीं। तो मैं V की जगह ये भी रख सकता हूं। तो हीट प्रोड्यूस्ड I इंटू आर इंटू आई टी। तो हीट प्रोड्यूस्ड का एक फॉर्मूला ये बन गया I स्क्वायर आर टी। ये तो था ही, ये आई आर टी की फॉर्म में, वो वी आई टी की फॉर्म में। और यदि मैं I की जगह V अपॉन आर रख देता हूं, तो यहां से I की वैल्यू मैं इसमें रखता हूं, तो ये बन जाएगा H इज इक्वल टू वी इंटू वी बाई आर इंटू टी, बोले तो वी स्क्वायर अपॉन आर टी। तो हीट प्रोड्यूस्ड के तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। वो तीन फॉर्मूले कौन कौन से हैं, या तो वी आई टी, या आई स्क्वायर आर टी, या वी स्क्वायर अपॉन आर टी। अब कहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, नेचर ऑफ क्वेश्चन, कंडीशन क्या है उसमें, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और वी आई टी, जब V वोल्टेज, I करंट फ्लो है किसी कंडक्टर में T टाइम के लिए, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। I करंट R रजिस्टर में T टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। V पोटेंशियल डिफरेंस R रजिस्टर में, रेजिस्टेंस में T टाइम के लिए दिया है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप इनमें से कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला वही कैलोरी होता है, बाकी SI सिस्टम में इसको जूल कह सकते हैं, ठीक है। ये तो था हीट प्रोड्यूस का। अच्छा, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहाँ पे यूज होता है, पता है आपको? इसके कुछ एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के, आप लोगों को 10th में भी कराया गया होगा। ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, आप समझ लें। जैसे फ्यूज वायर, जो फ्यूज वायर होता है उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का ही फिनोमिना यूज होता है। फ्यूज वायर क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो फ्यूज आते हैं वो टिन और लेड, टिन और लेड के बने होते हैं। मतलब एक ये लगा लीजिए एलॉय की तरह ही होते हैं वो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये मेटेलिक कैप होती है, देखा होगा आपने, ये भी मेटेलिक कैप होती है। और ये ग्लास का केस होता है, ग्लास केस होता है, बीच में पतला सा वायर होता है, तो वो फ्यूज वायर होता है, ये फ्यूज वायर है, ठीक है। और पहले के टाइम में जैसे हम क्या लेते थे, फ्यूज वायर लेते थे, ग्रिप होती थी, उसमें कॉपर का एक पतला सा वायर ले लेते थे, ये फ्यूज वायर होता था इस तरह का। तो फ्यूज जो लगता है हमेशा लाइव वायर के साथ सीरीज में लगता है। लाइव, अपने जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो कोई भी अप्लायंस होता है उसमें दो वायर जाते हैं, एक न्यूट्रल एक लाइव वायर। लाइव वायर का हाई पोटेंशियल होता है, तो लाइव वायर के साथ फ्यूज को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, और ये न्यूट्रल वायर है। तो जब भी कोई कभी बाई चांस शॉर्ट सर्किट हो जाता है, हैवी करंट आता है घर के अंदर, तो ये सीरीज में लग रहे हैं, तो हैवी करंट आएगा तो इसके अंदर आई स्क्वायर आर टी, तो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी, तो आई स्क्वायर आर रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है इसका। जो फ्यूज वायर है इसका रेजिस्टेंस कॉपर जो कनेक्टिंग वायर है, मेटल है, उससे तो ज्यादा होता है, तो आर भी ज्यादा है, आई भी ज्यादा आएगा, तो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी। और हीट ज्यादा प्रोड्यूस होते के साथ ये वायर मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होते के साथ सर्किट ब्रेक हो जाएगा, आगे जो अप्लायंस है वो बच जाएगा। तो फ्यूज वायर में किसका यूज हुआ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, ठीक है। टिन और लेड का बना होता है, और क्योंकि सीरीज में है तो करंट ज्यादा आएगा,
करंट ज्यादा आएगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, ये मेल्ट हो जाएगा। एक होता है इनकैंडिसेंट लैंप। इनकैंडिसेंट लैंप आपने देखे होंगे लट्टू, जो पहले यूज करते थे, अब भी यूज होते हैं लेकिन उनका यूज काफी कम हो गया, जिसमें टंगस्टन फिलामेंट होते हैं। तो टंगस्टन फिलामेंट होते हैं, उसके अंदर भी टंगस्टन की क्या खास बात होती है कि ये हाई रेजिस्टेंस होता है, तभी तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है इसके अंदर। हीट प्रोड्यूस, हीटिंग इफेक्ट होता है इसके अंदर, हीट प्रोड्यूस होते हुए ग्लो करता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है। फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट हाई भी नहीं होता, लो भी नहीं होता, मॉडरेट होता है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है। तो इनकैंडिसेंट लैंप के अंदर भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज होता है। और कहां पे यूज होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? जो होता है यूज, जो हमारा गीजर है, आयरन है, गीजर हो गया, आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक रोड होगी पानी गर्म करने की, इन सब के अंदर, और जो हीटर होता है जो घरों में यूज करते हैं, खासकर गाँव में हीटर जो होता है, ये सब के अंदर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का ही यूज होता है। इन सब में क्या होता है? एलॉय होता है, ज्यादातर निक्रोम यूज करते हैं, नाइक्रोम यूज करते हैं। जो इसके अंदर देखा होगा आपने, हीटर के अंदर इस तरह का एक स्पाइरल फिलामेंट होता है, वो निक्रोम वगैरह का बना होता है, निकल और क्रोमियम का एलॉय होता है, उससे बना होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है उसके अंदर, ग्लो करने लगता है वो। ऑक्सीडेशन नहीं होता, ओपन रहता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए ये ग्लास के केस में बंद होता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है टंगस्टन का, इसलिए इसको कांच के केस में बंद कर देते हैं, अंदर कोई भी इनर्ट गैस हम भर देते हैं क्योंकि ताकि ये इजीली ऑक्सीडाइज ना हो। इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता इजीली, इसलिए ये हीटर का फिलामेंट ओपन ही रहता है। तो जो हमारी जो वायर, जो ये जो आयरन होती है कपड़े प्रेस करने की, इसके अंदर भी फिलामेंट जो होता है, जो गर्म होता है, वो एलॉय का ही होता है, नाइक्रोम वगैरह का होता है। जो रोड होती है पानी गर्म करने की, उसके अंदर भी जो फिलामेंट होता है वो भी निक्रोम का ही होता है, एलॉय होता है, हाई टेम्परेचर होता है, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण वो गर्म होता है। ठीक है, इसके अलावा और कहां पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है वो आप खुद चेक करें, इसको डिस्कवर करें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अभी वो है इलेक्ट्रिक पावर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बाद इलेक्ट्रिक पावर। देखिए, पावर हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तीन तरह से। देखो, हमारे घर में जैसे एक फैन है या कोई भी मोटर वाला अप्लायंस, कोई भी हो, फैन हो, कूलर हो, एसी हो, वॉशिंग मशीन हो, या इलेक्ट्रिक मोटर है जो पानी का पंप में यूज होती है वो हो, इन सब में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर ये मैकेनिकल वर्क करती है ना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम और उसके बदले मैकेनिकल वर्क। तो इनकी पावर, इलेक्ट्रिकल पावर इन अप्लायंस की लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन एजेंट इज कॉल्ड पावर। ये तो वर्क करती है, मैकेनिकल वर्क, तो इनकी पावर तो ऐसे लिखेंगे। अच्छा, कुछ अप्लायंस ऐसे होते हैं जैसे गीजर, इलेक्ट्रिक रोड, हीटर, आयरन, इनके ऊपर आपने देखा होगा जैसे रोड होती है पानी गर्म करने की, 1000 वाट, 1500 वाट, इस तरह से आयरन है 750 वाट, ऐसे लिखा रहता है। तो ये क्या करती है? ये सब अप्लायंस क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर कंज्यूम करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इनकी पावर हम, क्योंकि कोई मैकेनिकल वर्क तो करती नहीं है, तो इनकी पावर हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय एनी अप्लायंसेस, एन अप्लायंस इज कॉल्ड पावर। द रेट, इनकी पावर हम कैसे डिफाइन करेंगे? इन टर्म्स ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, उस फॉर्म में बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, बाकी सबके लिए जितने भी अप्लायंसेस है सभी क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं और उसी रेट पे वो वर्क करता है, वैसे बोल सकते हैं। हम ये मान ले कि देयर इज नो अदर लॉस, तो जिस रेट पे वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसी रेट पे वर्क कर रहा है, उसी रेट पे वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिक पावर नहीं, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करने का रेट, किस रेट पे वो कर रहा है एनर्जी कंज्यूम। तो कोई अप्लायंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करके मैकेनिकल वर्क करता है और कोई अप्लायंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करके हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे हम वन बाय वन एग्जांपल लेते हैं, मान लो फैन है,
हम कहते हैं फैन की पावर जैसे 750 वॉट है। चलो वाट पहले हम इसकी यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए द रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला अभी पिछले टॉपिक में हमने निकाला था कि सोर्स कितना वर्क कर रहा था, VIT। तो पावर इज वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क क्या होता है, VIT अपॉन T। तो ये तो हो गया वर्क VIT और अपॉन टाइम T, तो पावर क्या होगी, VI। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय एन अप्लायंस, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या था, VIT भी था, I स्क्वायर RT भी था, V स्क्वायर अपॉन RT भी था। तो सबके अपॉन में टाइम करेंगे ना, पावर इज हीट अपॉन टाइम, तो VIT अपॉन T, I स्क्वायर RT अपॉन T, V स्क्वायर RT अपॉन T। और द रेट ऑफ कंज्यूमशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम कर रहे हैं उसका फॉर्मूला भी यही है, VIT अपॉन T, I स्क्वायर RT अपॉन T, V स्क्वायर RT अपॉन T। तो सबके अपॉन में T कर दिया तो पावर आ जाएगी, तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा VI, T हट जाएगा। जो हमारे तीन फॉर्मूले थे ना, वर्क के, हीट प्रोड्यूस्ड के या एनर्जी कंज्यूम करने के, तीनों वो जो फॉर्मूले थे ना तीनों, VIT, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर अपॉन RT, इन सबको हम एनर्जी कंज्यूम्ड भी कह सकते हैं, वर्क डन बाय द सोर्स भी कह सकते हैं, और हीट प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स भी कह सकते हैं। तो सबके अपॉन से T करेंगे तो T कैंसिल हो जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला VI या I स्क्वायर R या V स्क्वायर अपॉन R। देखिए कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है, पावर ऑफ एन अप्लायंस इज गिवन बाय P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VIT, P इज इक्वल टू कुछ और आ जाएगा, तो हम VIT कर देते हैं कई बार। तो VIT तो एनर्जी का फॉर्मूला है, पावर का तो VI है, ठीक है। SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, सबको पता है, ये तो हम पिछली क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं। पावर की SI यूनिट होती है वाट, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पावर VI होता है, तो पावर की यूनिट वाट, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, और करंट की यूनिट एम्पियर। तो पावर हो गया वोल्ट एम्पियर, VA। इन्वर्टर वगैरह पे आजकल लिखा आता है KVA, या आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये कहते होगे कि भाई सरकार ऐसे ऐसे जगह पे कहीं पे इतने पावर का, इतने KVA का प्लांट लगाने जा रही है, ऐसा कुछ लिखा आता है ना। तो KVA वो किलो वोल्ट एम्पियर होता है, तो KVA मतलब किलोवाट, ठीक है। इसके आगे K लगा दोगे तो किलोवाट इज KVA, तो ये इसकी यूनिट होती है। तो हम पावर 1 वाट कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। पावर ऑफ एनी अप्लायंस इज सेड टू बी 1 वाट, 1 वाट कब कहेंगे, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट, यदि उस अप्लायंस में 1 एम्पियर करंट फ्लो होता हो, कब, ऑन अप्लाइंग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। यदि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे और उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है तो उसकी पावर हम कहेंगे 1 वाट, ठीक है। तो किलोवाट 10⁻³ वाट, 1000 वाट होता है। मेगावाट 10⁻⁶ वाट। इसके अलावा एक और यूनिट होती है पावर की, हॉर्स पावर, HP, यानी कि हॉर्स पावर, और ये होता है 746 वाट, 746 वाट। ये होती है पावर की एक और यूनिट, किलोवाट, मेगावाट और हॉर्स पावर। ये सब पावर की डिफरेंट यूनिट्स हैं और इनको हमने डिफाइन भी किया है, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह से समझ ले इसको। एक छोटी सी चीज और बताऊंगा, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो उसमें आता है यूनिट, कि इतने यूनिट कंज्यूम हुआ। तो उस यूनिट का मतलब हम जो बिल भरते हैं वो किसका भरते हैं, कि हमने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है, हमने घर में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है उसका बिल आता है। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जिसको हमने कंज्यूम किया है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट, कि भाई 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, यूनिट की फॉर्म में। तो वो यूनिट क्या है, उस यूनिट का मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसकी यूनिट है। उसको हम क्या बोलते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे उसको बताता हूं अभी आपको। अब हम पढ़ रहे हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, कि जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, गवर्नमेंट जो हमें बिल भेजती है उसका किस फॉर्म में बिल बनता है, किस यूनिट को वो सेलेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। तो देखिए हमें पता है कि पावर क्या होती है, अभी पढ़ा था ना हमने, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी भी था ना। तो एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, एनर्जी कंज्यूम्ड को E मान लेते हैं, टाइम को T। तो एनर्जी कंज्यूम्ड E इज इक्वल टू P इंटू T,
ये क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, और ये पावर इनटू टाइम। अब देखिए, यदि मैं पावर को लेता हूं किलोवाट, मान लो मैं पावर किसी भी अप्लायंस की है, किसी भी घर में जैसे कोई भी अप्लायंस है उसकी पावर हम किलोवाट में लेते हैं, किलोवाट ले लिया, और टाइम को हम ले लेते हैं आवर्स में, क्योंकि देखो कोई भी अप्लायंस 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड इसके लिए तो चलेगा नहीं, ना कोई अप्लायंस 2-4 मिनट के लिए चलता है, तो हम बड़ी यूनिट लेंगे टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के लिए चलते हैं, एसी चल रहा है 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए अप्लायंसेस, तो इसमें हम टाइम की यूनिट बड़ी लेंगे, आवर्स लेंगे। और अप्लायंस कोई वाट 2 वाट 3 वाट का तो होता नहीं है, किलोवाट ये इसके आसपास ही होते हैं, तो पावर हम किलोवाट। तो मान लो पावर इज, यूनिट ऑफ पावर हमने ली किलोवाट, यूनिट ऑफ टाइम हमने लिया 1 आवर, तो एनर्जी की एक नई यूनिट बन जाती है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, जिसे हम कहेंगे किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट बन जाती है किलोवाट आवर। पावर की यूनिट किलोवाट, टाइम की यूनिट आवर, तो एनर्जी कंज्यूम्ड की एक नई यूनिट बन गई किलोवाट आवर। इसी को हम कहते हैं 1 यूनिट। इसको हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। जो हमारे घर में आती है ना एनर्जी, हम 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट ऐसे बोलते हैं, तो 1 यूनिट ये 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है। हम 1 किलोवाट आवर कब कहते हैं कि 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट इज दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, is that electrical energy consumed कब, when an appliance of power 1 kilowatt is used for 1 hour। जब 1 किलोवाट पावर का अप्लायंस 1 घंटे के लिए यूज करेंगे तो वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, 1 किलोवाट आवर, उसे 1 यूनिट कहेंगे। 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट का अप्लायंस 1 घंटे चला तो 1 यूनिट होगी। इस हिसाब से आप कोई भी यूनिट बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी है, जैसे मान लो आपसे ये कहता है कि भाई 750 वाट का पंखा है, फैन, और वो 3 आवर्स के लिए चलता है, 3 आवर्स के लिए चलता है, तो बताओ उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की। तो हम सबसे पहले जो पावर वाट में दे रखी है ना, उसे किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 750 अपॉन 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.75 किलोवाट। ठीक है, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, पावर किसमें, किलोवाट में, ठीक है, और टाइम किसमें, आवर्स में, तो 0.75 इंटू 3 किलोवाट आवर ये एनर्जी पंखे ने कंज्यूम कर ली है। ठीक है, तो किलोवाट आवर इसका यूनिट है। और मान लो किलोवाट की जगह आप वाट लेते हैं ना, तो एनर्जी की यूनिट क्या बन जाएगी, वाट आवर। यदि हम किलोवाट की जगह वाट लेते हैं तो वाट आवर इज दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड when an appliance of power 1 watt is used for 1 hour। ठीक है, अब देखो 1 किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, ये एनर्जी, ये ध्यान रखें, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है। किसके बराबर बताइए हमने, ये 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट 10⁻³ वाट, 1000 वाट होता है। 1 आवर 3600 सेकेंड, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो ये क्या बन गया 36 इंटू 10⁵ वाट सेकेंड, यानी कि 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड। 36 इंटू 10⁵ हो गया ना, तो 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड। वाट सेकेंड क्या होता है, जूल। याद करो कि पावर इज वर्क अपॉन टाइम, पावर की एसआई यूनिट जूल, वर्क की पावर की एसआई यूनिट वाट, वर्क की जूल और टाइम की सेकंड।
तो सेकंड को इधर ले आएंगे तो वाट इंटू सेकंड क्या बन जाएगा, जूल। वाट इंटू सेकंड जूल, तो ये जूल हो गया। तो 1 किलोवाट आवर इज 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये रिलेशन आ गया किलोवाट आवर में और जूल में, किलोवाट आवर और जूल में ये रिलेशन आ गया जो होता है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसके फाइनल, करंट इलेक्ट्रिसिटी के। तब तक आप इसका रिवीजन करें और अच्छे से इसको रिवाइज करें, और जो भी डाउट हो वो जरूर पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।